नमस्कार। मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। दरअसल लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो चुनाव नज़दीक हैं तो निश्चित रूप से आचार संहिता भी लगेगी, पर उसके पहले राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पे तैयारी करती हैं। तो सबसे बड़ी तैयारी होती है कि आप जीत के लिए किसको सामने ला रहे हैं, वो कौन सा चेहरा है जो सामने आएगा। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए दो प्रमुख दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, वो अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्दी करने वाले हैं। भाजपा इस बार भी कांग्रेस से 2 कदम आगे बढ़कर 29 में से 23 सीटों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक जारी है। वहीं कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली है, ऐसा अभी तक ये लोग खबर हमारे तक है। हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन पर भाजपा या कांग्रेस दांव लगाएगी। सवाल ये होता है कि भाजपा लगातार चौंका रही है। जिस तरह से भाजपा ने प्रदेश नेतृत्व सौंपा है, चाहे वो तीनों राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो लोगों को लग रहा है कि भाजपा बहुत सारे नए लोगों पर दांव लगा सकती है और भाजपा इसी की कवायद कर रही है। तो हम चलिए बात करते हैं। हमारे साथ फरहा मुनीर खान जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ योगेश गुप्ता जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, और हमारे अपने साथी राकेश शर्मा हैं। तो मैं तीनों का स्वागत करता हूं और हम अपनी बातचीत को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं कि कोई भी पार्टी जो है ये देखती है कि हम किस तरह से जीतेंगे और जीतने के लिए कौन उम्मीदवार होगा, वहाँ पर किस तरह का फार्मूला काम करेगा। भाजपा जो चुनाव में उतर रही है तो वो मोदी की गारंटी के साथ उतर रही है। भाजपा ने कहा है इस बार कैंडिडेट कोई भी हो, कमल हमारा निशान होगा, कमल जो है एक प्रकार से हमारा प्रत्याशी है। तो उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह पर दांव लगाया है। उसके साथ साथ वो उम्मीदवार को भी लाएंगे और निश्चित रूप से उम्मीदवार समाज में स्वीकार्य होगा, जिसका नेतृत्व लोगों को अच्छा लगेगा, ऐसे लोगों को लाएंगे। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे योगेश गुप्ता जी से कि जो कवायद चल रही है, चूंकि आप 29 में से 23 नाम की घोषणा करने की स्थिति में हैं, तो वो किस तरह के नाम होंगे, वो कौन लोग होंगे जो इस रेस में हैं, या आपको लगता है कि कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आएंगे, कि इसमें जातिगत समीकरण काम करेगा, वो कौन सा फार्मूला होगा जो आपको 29 में से 29 सीट जिताने की जो बात आप कर रहे हैं, वो फार्मूला क्या होगा मोदी की गारंटी के साथ साथ? जी योगेश जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी तो एक बहुत बड़ा फार्मूला है ही जी और जब झाबुआ में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा हुई थी जी और उसमें जो वो 370 वोट परसेंटेज हर बूथ पर बढ़ाने की मंत्र कर गए थे, तो उसका तात्पर्य यही था कि हर बूथ पर हमको 370 वोट बढ़ाने के साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन भी अर्पण करने हैं। धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में हटाई गई थी और आज जम्मू में अमन कायम है। जी तो निश्चित रूप से जो लोकसभा के 8 क्लस्टर भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा बनाए गए थे, उन क्लस्टर प्रभारियों के माध्यम से रायशुमारी की जा रही है। भोपाल में आज बीजेपी कार्यालय में अध्यक्ष महोदय, संगठन महामंत्री जी के साथ हमारे क्लस्टर प्रभारी भी मौजूद है, देवान सिंह भैया आए हुए हैं और जो लोकप्रिय प्रत्याशियों की एक पैनल संगठन के माध्यम से इन बनाकर केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाई जाएगी और फाइनल मोहर वहीं से केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से ही लगेगा और माननीय मोदी जी लोक कल्याण नीतियां हैं, उनके अनुरूप हमको काम करना है। हर बूथ पर 370 वोट बनाना है और हम बूथ पर 3 बार जा चुके हैं ऑलरेडी। 65,000 मध्य प्रदेश में बूथ है। पहली बार हम अक्षर कार्यक्रम के माध्यम से, दूसरी बार रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के माध्यम से और तीसरी बार गांव चलो बूथ प्रवास के माध्यम से। और गांव चलो प्रवास अभियान के अंतर्गत हमने वहां हितग्राही बात करी और केंद्र सरकार द्वारा जो जन हितकारी योजना है के बारे में दी, पक्की मालूमात करी कि कितना लाभ आप मिल रहा है। निश्चित रूप से हर बूथ पर हमको हितग्राहियों से जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उसके प्रमाण के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब की बार 370 प्लस अलायंस मिला के 400 पार और मोदी सरकार। आपने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 370 जो हमने एक सिंबल तय किया है, और वो 370 तो कम से कम लोग जो हैं, ज़्यादा वोट जो है वो भाजपा को मिलना चाहिए।
और क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी हो रही है आप कह रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ राकेश तुमसे, क्योंकि आज ये बैठक चल रही है, तो भाजपा कार्यालय में किस तरह का माहौल है? जो पैनल की बात गुप्ता जी कह रहे हैं कि पैनल बनेगा और लोगों का चयन होगा और क्लस्टर प्रभारी जो है वो इस पर अपनी राय शुमारी दे रहे हैं, ये बातचीत हो रही है। और इसके पहले भी क्लस्टर लेवल से लेकर बूथ लेवल तक लोग जा चुके हैं और भाजपा माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए लोकसभा चुनाव में जा रही है। तो क्या माहौल और क्या चर्चा हो रही है? देखिए सुभाष जी, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है एक कदम आगे चल रही है कांग्रेस से। और यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से रायशुमारी की बात है तो मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी द्वारा जो है अपने क्लस्टर प्रभारियों के माध्यम से जो है चर्चा करवाए, उनकी रायशुमारी जानी गई है। स्थानीय स्तर पे सांसद, विधायक, इसके अलावा पूर्व विधायक, बात की जाए तो 2019 के लोकसभा प्रत्याशी, इसके माफ कीजिएगा, विधानसभा के जो प्रत्याशी अभी जो 2023 के विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहे वो ये तमाम जो पूर्व प्रत्याशी रहे उनसे भी रायशुमारी की गई है। यानी जिला स्तर पे जो लोकसभा स्तर पे जो रायशुमारी होनी थी वो रायशुमारी हो चुकी है। इसके अलावा आज जो रायशुमारी हुई है वो भोपाल संभाग स्तर पे हुई है और इसमें एक फॉर्मेट दिया गया था। इस फॉर्मेट में उस पदाधिकारी का नाम और उस पदाधिकारी का डेजिग्नेशन तमाम चीजें के साथ ये जानकारी 3 लोगों के नामों के पैनल की जानकारी मांगी गई है। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है अपने हर जो लोकसभा क्षेत्र स्तर की बात की जाए तो 3 नामों का पैनल एक तैयार कर रही है। और इन 3 नामों के पैनल पे अभी कुछ देर बाद जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, इसके अलावा जो सतीश उपाध्याय जी सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, संगठन महामंत्री नित्यानंद शर्मा समेत जो तमाम जो पदाधिकारी है, जो प्रदेश चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इसमें ये रायशुमारी की जाएगी जो 29 लोकसभा सीटों पे जो पैनल तैयार किया गया है उसमें किन व्यक्तियों, उन लोगों को पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को, चूंकि वो पूरा एक शीट भेजनी है कि किस सीट पे किन किन नामों का पैनल है, तो माना सकता है कि अभी कुछ देर बाद ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी और इसमें मंथन शुरू होगा कि खजुराहो लोकसभा सीट से किस व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारना है या भोपाल लोकसभा सीट से किसको चुनाव मैदान में उतारना है। इंदौर की बात की जाए तो ये नामों को लेकर जो रायशुमारी है ये हो चुकी है स्थानीय स्तर पे। और अब जो आज जो बैठक होने वाली है इस बैठक में जो नाम तय होंगे वो नाम जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। जी राकेश, मैं ये जानना चाहता हूँ, तो आपने बीजेपी की बात की, कांग्रेस में भी तो तैयारी होगी, वो भी तो चुनाव में आ रही है, तो कांग्रेस के खेमे में क्या बात आपको सुनाई आ रही है? देखिए सुभाष जी, कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस की करीब 10 से 15 दिन पहले जो है स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक भी हुई थी। और उस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के माध्यम से भी जो है मध्य प्रदेश में जितने लोकसभा सीटें हैं जिन पर दावेदार जो प्रत्याशी उतारे जाने हैं उनको लेकर भी चर्चा हुई थी। लेकिन अभी जो बात जो सामने निकल के आ रही है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो 2 मार्च को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से मुरैना जिले के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, जो कि 6 मार्च तक मध्य प्रदेश में रहेगी। बताया ये भी जा रहा है कि 6 मार्च तक, 2 से 6 मार्च के बीच में कांग्रेस एक अपनी सूची जारी कर सकती है, जो कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ही जारी हो जाएगी, क्योंकि लगभग 6 से 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां से राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो गुजरेगी। और इस न्याय यात्रा के माध्यम से यदि कांग्रेस उन लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यदि कर देती है तो माना जा सकता है कि राहुल गांधी उस क्षेत्र में जो है उस संबंधित उम्मीदवार का भी जो है एक प्रकार से चुनाव प्रचार कर सकते हैं, कांग्रेस को मजबूत बनाने की भी स्थिति कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि उनके पास जीतने के लिए हारने के लिए कुछ नहीं है लेकिन जीतने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की 29 में से 28 जो लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के पास है, केवल एक मात्र यदि छोड़ दी जाए तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि उसके पास हारने के लिए बहुत कुछ है लेकिन जीतने के लिए भी एक प्रकार से मैदान है। और इस बार ये मान के चल रही है कि 10 से 12 सीटें या 15 सीटें जो है इस बार दावा कर रही है कि हम लोकसभा सीटें जीतेंगे। लेकिन जिस प्रकार की हम तैयारियों की बात करें तो अभी तैयारियां न्याय यात्रा को लेकर चल रही है। पिछले यदि एक सप्ताह की बात की जाए तो पीसीसी जो जीतू पटवारी हैं वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर लगे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से पैनल की बात की जाए तो इस बार कांग्रेस ने भी अपना पैनल तैयार कर दिया है, हालांकि डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जितने भी कांग्रेस के कद्दावर नेता है, यदि सीधी लोकसभा सीट की बात की जाए तो वहां से कमलेश पटेल का नाम जो है सबसे ऊपर निकल के सामने आ रहा है।
इसके अलावा अन्य सीटों पे भी जो है तमाम दावेदार तय कर लिए गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से पैनल की बात की जाए तो पैनल ना तैयार होते हुए यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीट से एक उम्मीदवार जो है सामने दिखाई दे रहा है कांग्रेस की तरफ ठीक से। है राकेश, जी आपने अच्छी बात कही। मैं फरहा मुनीर हमारे साथ हैं। फरहा जी, कांग्रेस की तैयारी, ये तो राकेश हमारे रिपोर्टर हैं, वो अपनी जानकारी दे रहे हैं, पर चूंकि आप अंदर खाने की बात जानती हैं, तो कांग्रेस में जैसा कि गुप्ता जी ने बताया कि बीजेपी में आज बैठक चल रही है, किस तरह की तैयारी हो रही है, कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का जोश है, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो इसमें सोने में सुहागे का काम करेगी, या अभी जब आप विधानसभा सीट हार कर क्या कार्यकर्ताओं के मनोबल पे प्रभाव पड़ा है, क्या समाजवादी पार्टी से यूपी में जो आपका समझौता हुआ है, आप पार्टी से समझौता हुआ है, इंडिया गठबंधन है, ये सारे फैक्टर क्या कांग्रेस को इस बार जो 28 सीट बीजेपी को मिली थी उसमें से कुछ सीट आप वापस ले पाएंगे क्या? जी, निश्चित तौर पर हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग ने भी अपनी तैयारी कर ली है। भंवर जितेंद्र सिंह जी एआईसीसी की तरफ से हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और उनके लगातार पिछले दिनों कई सारे दौरे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। भोपाल के अलावा भी कई जगह, कई लोकसभा में जाकर उन्होंने दौरे भी किए हैं और मीटिंग भी की है। स्क्रीनिंग कमेटी की कई मीटिंग हमारी हो चुकी हैं और पैनल्स भी हमारे बन चुके हैं। और जो रही प्रत्याशियों को चयन करने की प्रक्रिया, जो हमारा इस बार का एजेंडा है, उसमें युवाओं को और जो अनुभवी है उन दोनों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। हालांकि नाम क्या होंगे इस बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि तैयारी में हम कहीं भी पीछे नहीं है। हमारा पैनल जो है वो हम एआईसीसी भेज चुके हैं पैनल बनाकर। अब एआईसीसी, क्योंकि अब ये राष्ट्रीय चुनाव है, पूरे देश में ये चुनाव होने वाला है, तो एआईसीसी अब इस पर अंतिम निर्णय लेगा कि कौन नाम है जो चयनित होंगे। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि अब जो ये चुनाव है इसमें हमें सामाजिक समीकरणों को भी ध्यान में रखना है। अन्य जो दल हमारे साथ जुड़े हुए हैं गठबंधन में, हमें उनको भी ध्यान में रखते हुए और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पैनल बनाकर एआईसी भेज दिया गया है। और सीएसी की मीटिंग जल्दी होने वाली है, उसके बाद हमारे नाम, और बिल्कुल जैसा राकेश जी ने कहा, हमारा हो सकता है कि ये राहुल जी की जो यात्रा, इस दौरान हमारी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होता है, इसकी उम्मीद हम लोगों को। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा जो है, जो ये बात कर रही है अभी, योगेश जी ने काफी सारी बातें बोली। उन्होंने बोला 370। आप देखिए कि प्रोपोगेंडा कैसे चलाते हैं ये लोग। 370 का जो प्रोपोगेंडा, कभी राम मंदिर ले आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब 370 का, हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाएंगे। अरे भाई, आपने ऐसे कौन से महान काम किए हैं, आपने प्रदेश की जनता के साथ ऐसा कौन सा अच्छे काम कर दिए हैं जो आप 370 वोटों की उम्मीद बढ़ा रहे हैं, और उसको आप जोड़ कहाँ से रहे? हमने धारा 370 हटा दी। उसके बाद क्या फायदा हो गया कश्मीर का, आप मुझे बता दें। कश्मीरी पंडितों का क्या फायदा हो गया, मुझे आप ये बता दें। तो ये झूठे प्रोपोगेंडा, जनता को बेवकूफ बनाना अब आप लोग बंद करें। और जमीनी स्तर पे आपने क्या किया है, प्रदेश की क्या स्थिति करी है, आप देखिए। इनकी जो उम्मीदवार चयन होता है, ये सिर्फ एक ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, इवेंट करते हैं, क्योंकि इनका जो सारा मध्य प्रदेश जो चल रहा है वो चल रहा है केंद्र से। जब चुनाव ये जीते, विधानसभा चुनाव, तो एक बस दिखावे के लिए एक मीटिंग रखी गई, सारे विधायकों को बुलाया गया, क्योंकि लोकतंत्र से तो इनका कोई वास्ता है नहीं, लेकिन दिखावा तो करना है इसलिए बुलाया गया। फिर एक इतनी बड़ी पर्ची आती है दिल्ली से, उस पर एक नाम आता है ना, उस नाम पे जो नाम था उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और उन्हीं मुख्यमंत्री को गृह विभाग भी दे दिया जाता है। आप बताइए ये किस तरह से सरकार चलाएंगे? 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, प्रदेश की स्थिति देखिए, 17,000 के लगभग ये फिर से कर्जा प्रदेश पर और चढ़ा चुके हैं। प्रदेश में लूट खसोट, बेरोजगारी, तो जितने भी फरहा जी मुद्दे थे, जो सुनिए ना, वादे इन्होंने किए थे, फरहा एक जी, भी वादे फरहा जी, पूरा नहीं किया। फरहा जी तो मेरी बात 370 सुनिए, वोट सुनिए ना, बढ़ाने के बाद किस मुंह से करें? फरहा जी मेरी बात सुनिए। आपको तो विपक्ष के नाते खुश होना चाहिए। अगर मान लो ये विधानसभा चुनाव के बाद बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, ये जनता की अपेक्षा पे खरे नहीं उतर रहे हैं, और अगर ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ही सब कुछ तय कर रहा है, तो राज्य की जनता, यदि आप जान रही हैं तो राज्य की जनता भी जानेगी कि यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव क्या कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी का संगठन क्या कर रहा है। ये तो आपके लिए यदि एक विपक्षी के नाते, तो अगर ये गलतियां करते हैं तो निश्चित रूप से ये इसका लाभ लोकसभा चुनाव में आपको मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि विपक्षी के नाते तो आप हमलावर होकर ये बात कर सकती हैं। तो मैं योगेश गुप्ता जी के पास जाना चाहूँगा कि गुप्ता जी, आप लोगों ने एक
एजेंडा सेट किया आपका देना 300। चाहते हैं, छोटा जी छोटा सा। जी बोलिए बोलिए, बोल दीजिए। देखिए, आपने बोला विपक्ष के नाते हमें खुश होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि इन चीजों का फायदा उस पार्टी को मिलता है जब एक पार्टी कुछ गलतियां करती है, गलत काम करती है, लेकिन क्योंकि हम जो है प्रतिनिधि जनता की आवाज उठाते हैं, तो ये खुशी वाली बात नहीं है, ये अफसोसजनक बात है कि मध्य प्रदेश को जिस गर्त में भारतीय जनता पार्टी ले जा चुकी है, ये अफसोस की बात है, ये खुश होने वाली बात नहीं है। जी जी, तो ठीक है कि अगर आपको लगता है कि जो जनता की अपेक्षा पे भाजपा खरी नहीं उतर रही है और प्रदेश को, जो उन्नत प्रदेश है उसको ये लोग पीछे ले जा रहे हैं, तो जनता ये देख रही है। योगेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपके यहाँ 370 आपने एक बूथ पर कहा है कि प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन रखा है कि हमने कश्मीर से धारा 370 हटाया, इसलिए 370 आप कह रहे हैं कि हमारे जो प्रणेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनको एक प्रकार से श्रद्धांजलि होगी, और आपने उसको भावनात्मक रूप से कनेक्ट किया है। उस नंबर को आप कहीं ना कहीं एक भावनाओं के साथ जोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश का हर आदमी तो नहीं जाता जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पुनर्वास की नीति क्या है, वो शायद ना जानता हो, पर उसको ये मालूम है कि भाजपा रामलला की बात कर रही, दर्शन के लिए ले जा रही, वो धारा 370 की बात कर रही है, वो 3 तलाक की बात कर रही है, वो समान नागरिक संहिता की बात कर रही है। तो भाजपा बहुत सारे मुद्दों पे बात कर रही है। और भाजपा, जैसा कि अभी फराजी कह रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व चौंकाता एक स्लिप भेज देता है, तो ये सारी कवायद के बाद जो भी हो रही है, केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, क्योंकि आप भी नाम केंद्रीय नेतृत्व को इन्होंने भी भेजा है और आप भी भेजेंगे। तो आपको ये पूरे जो बात फराजी कह रही है, जो 1-2 महीने के सत्ता के बाद आप जो फील कर रहे हैं, तो इस पूरी कवायद को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सुभाष जी, सीधी सी बात है, अभी हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, जी तो उसमें मध्य प्रदेश की जनता का जो अभूतपूर्व जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जी जिसमें हमने हर बूथ पर 58% वोट लक्ष्य हासिल किया है। जी ये ऐसे ही हवा में नहीं किया है, जी इसमें मोदी जी की गारंटी थी, जी गरीब कल्याण की योजनाएं, 65 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास वितरित किए, 80 करोड़ हितग्राहियों को प्रधानमंत्री अन्न धन योजना के अंतर्गत पिछले 3-4 साल से लगातार दिया जा रहा है, और 2029 तक की माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी व्यवस्था चाक चौबंद की है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ हितग्राहियों तक पहुंच रहा है। गैस योजना के माध्यम से 45 लाख गरीब बहनों के खाते में 450 रुपए सिलेंडर के हिसाब से सब्सिडी आई है। तो हम वो तमाम नीतियां जो हमारी जन हितैषी हैं, उसके आधार पर जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जाते हैं। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि अंतर कलह से जुड़ी हुई कांग्रेस, इनका एक प्रत्यक्ष प्रमाण कल ही इसके मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा जी का एक लेटर सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है। यही हाल है 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं। कमोवेश सभी वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, पचौरी जी हो, या अजय सिंह राहुल भैया हो, सभी वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तो ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, और बीजेपी की जो संगठन की कार्यशैली है वो आज से नहीं है। जिन मुद्दों को फरहान ने उठाया है, ये मुद्दे हमारे आज के नहीं है, जनसंघ के जमाने से ये मुद्दे थे। तो भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रयासरत थी। 500 साल पुराना मंदिर भगवान श्री राम का बना ना, क्या कारण थे कि कांग्रेस 60 साल में नहीं बना पाई? देश और प्रदेश की अभूतपूर्व जनता ने इनको भी कई बार 400 350 प्लस की सीटें दी। अगर कर दिया, क्योंकि जो लोग जो आ गए थे, आप मंदिर की बात मत करें, आप उसको मंदिर का या भक्ति का नाम अपने लायक नहीं कांग्रेस को कहती थी कि देश का याद करते एक देश दो विधान चला। आपने चलिए फराजी, अभी मैं आपको बुलाता हूँ ना, आप शांत रहिए फराजी, मैं अभी आपको मौका दे रहा हूँ। फराजी, आप बीच में मत बोलिए, आप रुकिए, आप शांत रहिए। अभी योगेश भाई की बात आप ही को बोलना है जी।
जी तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता इसी प्रकार बौखला जाते हैं, क्योंकि यथार्थ से परे हटकर बात करते हैं। जैसे ही अभी सरकार अभी की फराजी बात शांत आती है, रहिए ना, तो तिल मिला जाते हैं, ठीक, कोई बात नहीं तिल योगेश मिला भाई, जाते हैं। चलिए फराजी मुझे बोल दीजिए। मेरा कहने का की मतलब ये पार्टी है कि हम प्रधानमंत्री जी की गारंटी जो है, मोदी की गारंटी, उसको उन्होंने बोला है हर पर कमल निशान, उसके लिए काम करें और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। छिंदवाड़ा भी आएंगे, क्योंकि 2014 में हम 27 सीटें जीती, 19 में 28 और 29 जीती। पर सवाल ये है योगेश भाई, आप अगर 29 की 29 सीट जी जीतना चाहते हैं, अभी बीच में बड़ा हल्ला जी मचा था कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ जो हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आपको 29वीं सीट पे नजर थी कि वो कांग्रेस का गढ़ है छिंदवाड़ा, तो क्यों ना हम 29 के 29 के लिए करें। पर जो भी बात हुई हो, किन कारणों से, पर मीडिया में 2-3 दिन बड़ी हाइप रही आपकी तरफ से, बहुत सारे लोग जो थे और जो मीडिया था वो ये कह रहा था कि कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं, पर वो नहीं गए। तो 29वीं सीट छिंदवाड़ा की क्या होगी अभी इसके बारे में तो कहना मुश्किल है। बहरहाल बहुत सारी नहीं, मैं जगहों पर बताता हूँ आप। जी देखिए, छिंदवाड़ा सीट जीतने का मध्य प्रदेश भारतीय संगठन का पूरा प्रयास है और हम सफल होंगे। और रही बात कमलनाथ जी की, उनके ट्विटर हैंडल से कांग्रेस गायब है, हाथ का पंजा गायब है, बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर कमलनाथ के यूं ही चिंगारी या धुआं नहीं उठता है, उसमें बात सही होगी। और कमलनाथ जी चाहते तो घटनाक्रम का पटाक्षेप एक सिंगल लाइन में कर सकते थे कि मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है, मैं इस बात को पर खंडन करता हूं। ये योगेश नहीं भाई किया, ये बताइए, जो सुनिए और ना, उनके जो समर्थक थे, एक मिनट मिश्रा जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। इन्हीं के जो कमलनाथ के विश्वस्त सचिन वर्मा जी है, उनके भी फेसबुक अकाउंट से और ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस गायब है, और निश्चित रूप से वो सब्जेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। जी तो कमलनाथ जी जिन शर्तों पर आना करते थे, हो सकता है वो शर्तें केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मानी नहीं गई। मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन था, उनके तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कमलनाथ जी के लिए दरवाजे बंद है ऐसे कर कैलाश जी का बयान हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान हो। जी जी आप तो केंद्रीय देखिए नेतृत्व योगेश जी, आपको खुश होना चाहिए कि अगर पंजे का निशान गायब है, आप तो कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं। तो यदि ये गायब हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है कि आपके लिए, कि आप पंजे को गायब करना चाहते हैं, कांग्रेस को गायब करना चाहते हैं। पर आप ही के गृह मंत्री आते हैं भोपाल में 2 दिन पहले, और वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस से जो लोग असंतुष्ट हैं, अगर वो कांग्रेस भाजपा में आते हैं तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमको उनका स्वागत करना चाहिए। अगर कांग्रेसी, मेरा कहना है कि ये कांग्रेसी इतने ही नकारे हैं और इनकी किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, और भाजपा युवाओं पे दांव लगा रही है, तो ये कांग्रेसियों पे डोरे डालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ऐसा क्या है? चूंकि तो आपको कार्यकर्ताओं की पार्टी, आप तो किसी भी आदमी को कमल निशान से लड़ा दोगे तो वो जीत जाएगा, तो फिर ये चुके हुए कांग्रेसियों को क्यों घेराबंदी की जा रही है? नहीं मिश्रा जी, देखिए, विश्वास बहुत अच्छी चीज है। अति आत्मविश्वास तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय नेतृत्व कभी रहता नहीं है। इसलिए हम 24/7 सतत प्रयास करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। एक बात, यूपी से कांग्रेस गायब, बंगाल से गायब, गुजरात से गायब, बिहार से गायब, दिल्ली से गायब। अगला नंबर है मध्य प्रदेश। अब तो और आप मध्य पार्टी के साथ प्रदेश में दिल्ली में कांग्रेस, समझौता कर ली कांग्रेस ने। सुनिए मेरी बात, कांग्रेस संगठन के अंदर अभी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अंतर्गत कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जो केंद्रीय नेतृत्व के प्रोग्राम के बहिष्कार के खिलाफ, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हो या मध्य उत्तर प्रदेश कई नेता थे, कृष्णनाथ जी भी उनमें से। तो राम भक्तों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। जी जी अमित शाह जी का फराज जी, आपके कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई राम भक्त नहीं होना चाहता, राम को तो सब मानते हैं। पर और ये बात भी बीजेपी ने इस तरह की बात कही है कि आप लोग जो उस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे थे, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे कांग्रेसी 2-3 दिन पहले चले गए, कुछ बाकी पार्टी के लोग बाद में गए, क्योंकि आप लोगों का विरोध ये था कि इसको पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। जहाँ तक मैंने मीडिया में जिस तरह की चीज़ें सुनी है,
तो क्या वाकई में आप लोग रामलला के मंदिर का बहिष्कार कर रहे थे? क्या आप इसको राम को बीजेपी के खाते में डाल दिए कि राम पे बीजेपी का कॉपीराइट है और राम से आपको दूरी बना के रखना है, ऐसा कुछ है क्या आपका? देखिए, कॉपीराइट की जो बातें भी वो अपने खाते में डालना चाहते हैं कि राम सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारा ही कॉपीराइट है। और जो रही मंदिर के बहिष्कार की, तो कभी भी हमारी पार्टी ने ना धर्म का बहिष्कार किया है, ना राम का बहिष्कार किया है, ना मंदिर का बहिष्कार किया है। बहिष्कार तो शंकराचार्य भी कर रहे थे, क्योंकि वो मंदिर पूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जब मस्जिद के ऊपर ये जो वर्डिक्ट है उसमें से चीज क्लियर थी कि मस्जिद में कहीं भी मंदिर का अवशेष नहीं पाएंगे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी इनको मंदिर बनाने के लिए। उन्होंने उसके बावजूद 3 से 4 किलोमीटर जितना किया, 7 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने राम मंदिर बनाया है, तो मंदिर वहां क्यों नहीं बनाया? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हमारी पार्टी का ये स्टैंड था कि इसको पॉलिटिकल ड्रामा क्यों बनाया जा आप रहा है। अयोध्या अगर आप जाइए तो सही, आप अयोध्या मंदिर बनाते हैं, जाइए, आप मंदिर मंदिर वही को बनाए। पूरा उत्सव जहाँ जो राम होता है, लला बैठे तरीका थे जो वही होता स्थान है। है, प्रतिष्ठा आप करते वहाँ हैं। और अयोध्या इसी जाए का बिना विरोध हम बातें चार क्या करें? आप जिन शंकराचार्य शंकराचार्यों का वो भी हवाला दे रही करिए। है ना, सुनिए तो सुनिए, योगेश जी, हो शंकराचार्यों गई ने राम कहा कि मंदिर पे हमने धर्म पे प्राण बात, कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं देश किया, काम से नहीं होता है। अब आप छोड़ो, हमने प्राण मेन मुद्दा योगेश जी, आपने कहा है फराजी को बोलने दीजिए। योगेश जी, बोलने दीजिए, है। बोलने दीजिए, फराजी को बोलने दीजिए। बोलिए फराजी। मुद्दों की बात करते हैं। मोदी जी की अपनी गारंटी लगे, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी जब 2014 में आए थे, तब बड़ी बड़ी गारंटियां लेकर आए थे। बहुत हुई महंगाई की मांग, क्या हुआ उस महंगाई का? फिर 2 करोड़ का खर्चा देने की बात हुई, क्या हुआ रोजगारों का? काला धन लाने की बात हुई थी, जो काला धन है, उस काले धन का क्या हुआ? क्या वो काला धन नारंगी हो चुका है, क्यों नहीं? अब वो काला धन नजर नहीं आता है। इसके अलावा महिलाओं के अत्याचार, किसानों की आय नहीं करने की बात थी, वो 2022 तक अपना घर, गरीबियों का घर होगा, इस तरह की इन्होंने बात की थी। और आज की बात क्या करते हैं कि हम 80 करोड़ परिवार को मुफ्त राशन देंगे। अरे भाई, मुफ्त राशन देने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि आप गरीब जनता को गरीबी के इस स्तर पर पहुंचाते हैं। अब आप मुफ्त राशन देंगे, आप कई सालों तक मुफ्त राशन देते रहेंगे। तो आपका आगे का एजेंडा भी यही है कि देश की इतनी संख्या को आप गरीबी के नीचे ही रखना चाहते हैं। ये फराजी, आपकी फराजी, पार्टी है, ये आपकी पार्टी की ये आप हम लोग चाहते हैं कि इस तीन मुद्दे चार पे लोग किसी राज करें, दिन, वो राज कर रहे हैं, और बाकी जनता प्रजा बनकर उनके आगे हाथ जोड़े रहे। जी जी, इस मुद्दे पे हम किसी दिन बात करेंगे कि अगर देश से गरीबी हटी है तो 80 करोड़ लोगों को सस्ते में अनाज या मुफ्त में अनाज की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये विषय हमारा अलग होगा। हम आज बात कर रहे थे कि जो तैयारी चल रही लोकसभा में उम्मीदवारों की, हम उस विषय पर बात कर रहे थे कि दोनों प्रमुख पार्टियां किस तरह से उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया से गुजर रही है, क्या क्या कवायद चल रही है और दोनों किस तरह से उम्मीदवारों का चयन करेंगे। कुल मिला के हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भाजपा ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। जैसा कि फराजी ने बताया कि पैनल जा चुका है और राहुल गांधी की जब यात्रा मध्य प्रदेश में होगी तो उस समय हो सकता है कि मौके की नज़ाकत को देख के नाम डिक्लेयर हों, पर ये कोशिशें दोनों तरफ से हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी तो हमको पता चलेगा कि दोनों पार्टियां किस किस पे दांव लगा रही हैं, कौन आदमी है जो जीत के लिए पक्का है। तो हो सकता है कि वो नाम हमको चौंकाएं भी। बहरहाल आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।